कहते हैं कोई देश एक दिन में नहीं टूटता। पहले विचार टूटते हैं, फिर भरोसा टूटता है और भरोसा मिट जाए तो बनती है दीवारें और सरहदें। यहाँ बात हो रही भारत के विभाजन की। यह विभाजन की घटना सिर्फ एक दिन या एक रात की नहीं, बल्कि सैकड़ों साल की साजिशों, गलतफहमियों एवं राजनीतिक चालों का परिणाम था। आज एडुसन पर हम खोलेंगे इतिहास के वो पन्ने जो कभी स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाए गए। वर्ष था 1857। पूरा भारत अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़ा था। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति छेड़ दी थी। दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर, जहां दोनों समुदायों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किए। परंतु शीघ्र ही इस क्रांति को अंग्रेजों के द्वारा कुचल दिया गया। इसके साथ ही भारत के लोगों को इस क्रांति ने एक मार्ग दिखाया। इसे ही देखकर अंग्रेज भयभीत हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ खड़े रहें तो ब्रिटिश राज कभी टिक नहीं पाएगा। 1857 की रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने तय किया, अब भारत को जीतने के लिए हमें तलवार नहीं फूट चाहिए। और यहीं से शुरू हुई डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, यानी फूट डालो और राज करो की नीति। 1858 में जब भारत पूरी तरह ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया तो लंदन में बैठे नीति निर्माताओं ने साफ कहा, इंडिया मस्ट नेवर बी अलाउड टू यूनाइट अगेन। इसके बाद शुरू हुआ एक सुनियोजित अभियान। धार्मिक शिक्षा को अलग अलग दिशा देना, प्रेस और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर धर्म आधारित पहचान को बढ़ावा देना। अंग्रेज अफसर जॉन स्ट्रेची ने 1870 में कहा था, देयर इज नो सच थिंग्स एज इंडिया, ओनली हिंदूज एंड मुस्लिम। यानी अंग्रेजों ने जानबूझकर भारत की एकता को मिथक साबित करने की कोशिश की। इसी दौर में एक और विचार जन्म लेता है सर सैयद अहमद खान का। वो एक शिक्षाविद थे जिन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट शुरू किया। उनका उद्देश्य था मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा देना, जो अपने आप में एक सराहनीय कार्य था। पर अंग्रेजों ने उनकी विचारों को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की। सर सैयद ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं जिनकी संस्कृतियां और परंपराएं अलग हैं। हालांकि उन्होंने इसे विभाजन का रूप देने के लिए नहीं, बल्कि पहचान की रक्षा के रूप में कहा था। लेकिन अंग्रेजों के लिए यही वाक्य सोने पे सुहागा हो गया। उन्होंने सर सैयद अहमद के विचारों को पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया। अब ब्रिटिश अफसर मुसलमानों को भड़काना शुरू किया। वे कहते, देखो तुम्हारे अपने नेता भी मानते हैं कि तुम हिंदुओं से अलग हो, तुम्हारी संस्कृति अलग है। यानी 1905 से बहुत पहले ही विभाजन की मानसिकता अलीगढ़ के गलियारों में जन्म ले चुकी थी। कांग्रेस की स्थापना और ब्रिटिश नीति। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो ब्रिटिश हुकूमत ने उसे सेफ्टी वाल्व कहा, एक ऐसा मंच जहां भारतीय शिकायतें निकाल सकें पर नियंत्रण अंग्रेजों के हाथों में रहे। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की आवाज बनने लगी। 1900 तक हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय कांग्रेस में सक्रिय रूप से शामिल थे। यह एकता ब्रिटिशों को रास नहीं आई। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने महसूस किया कि अगर इस एकता को तोड़ा नहीं गया तो ब्रिटिश साम्राज्य का पतन निश्चित है। यही वह क्षण था जब डिवाइड एंड रूल को लागू करने का फैसला लिया गया था। वर्ष 1905 लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, प्रशासन आसान नहीं, इसलिए इसे बांटना जरूरी है। लेकिन असली कारण प्रशासन नहीं था, असली मकसद था हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता को खत्म करना और राजनीतिक दूरी बनाना। इस तरह वे बंगाल को दो भागों में बांट दिए, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे और हिंदू अल्पसंख्यक, वेस्ट बंगाल जहां हिंदू बहुसंख्यक थे और मुस्लिम अल्पसंख्यक। धर्म के नाम पर ब्रिटिशर्स ने इंसान को इंसान से तोड़ दिया और दो अलग अलग प्रांत बना दिए। अब ब्रिटिशर्स ने अपनी अगली दांव खेला। उन्होंने मुस्लिमों से कहा, अब यही तुम्हारा अलग प्रांत है, तुम हिंदुओं से अलग हो, अपने हितों की रक्षा के लिए तुम आवाज उठाओ। इस मनोवैज्ञानिक प्रचार ने काम किया और पहली बार बंगाल में धर्म आधारित राजनीति आकार लेने लगी। बंगाल विभाजन के खिलाफ पूरे देश में विरोध शुरू हुआ। वंदे मातरम के नारे गूंजने लगे। कांग्रेस, विद्यार्थी और आम जनता सड़कों पर उतर आई। 1908 तक यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के लिए सरदर्द बन गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार आग में घी डालने का काम कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जितना विरोध बढ़ेगा उतना ही धर्मों के बीच अविश्वास भी बढ़ेगा। कई जगहों पर दंगे भड़काए गए। ब्रिटिश अफसरों ने गुप्त रूप से कम्युनल प्रोपेगेंडा फैलाया, यानी एक तीर से दो निशाने। आंदोलन भी दब जाए और दोनों समाज भी बढ़ जाए। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 अंग्रेजों के आशीर्वाद से स्थापित हुई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसका शुरुआती उद्देश्य था मुस्लिम हितों की रक्षा करना। परंतु शीघ्र ही राजनीतिक रूप लेना शुरू किया और विभाजन का प्रतिनिधित्व करने लगी। ब्रिटिशर्स ने लीग को सपोर्ट किया और कहा, कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, तुम अपना अलग अधिकार मांगो। और यहीं से शुरू हुआ अलग प्रतिनिधित्व का असली खेल। 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने इससे वैधता प्रदान की। मुस्लिमों को मिला अलग निर्वाचन क्षेत्र। अब बंटवारा केवल मन में नहीं बल्कि राजनीतिक ढांचे में भी दर्ज हो चुका था।
1911 तक अंग्रेजों ने घोषणा की कि बंगाल पुनः एकीकृत होगा, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि जनता अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, एक राष्ट्रीयता के नाम पर तो दूसरी धर्म के नाम पर। 1905 से 1911 के बीच भारत का सांस्कृतिक विभाजन धीरे धीरे राजनीतिक विभाजन में बदल गया। ब्रिटिशर्स ने धर्म को पॉलिटिकल वेपन बना दिया और कुछ भारतीय नेताओं ने अनजाने में उसी खेल को आगे बढ़ाया। 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स ने भारत की राजनीति में जहर की पहली बूंद खोल दी और अब खेल शुरू हो चुका था। अंग्रेजी सत्ता ऊपर से मुस्कुरा रही थी और नीचे से धीरे धीरे हिंदू और मुसलमान के बीच दीवार खड़ी की जा रही थी। ये वो दौर था जब भारत के नेताओं के बीच राष्ट्रीयता की परिभाषा ही बदलने लगी थी। 1910 का दशक भारत के लिए भ्रम और विभाजन दोनों लेकर आया। एक तरफ कांग्रेस राष्ट्र की आवाज बन रही थी, तो दूसरी ओर मुस्लिम लीग खुद को मुसलमानों की आवाज बताने लगी थी। यहाँ अंग्रेजों ने चालाकी से पॉलिटिकल फियर पैदा किया। अगर हिंदू बहुमत में रहेंगे तो मुसलमानों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। इस डर को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश अखबारों और अफसरों ने मुसलमानों में यह भावना भरनी शुरू कर दी कि तुम अलग हो और अगर हिंदुओं के साथ रहे तो तुम्हारी पहचान ही मिट जाएगी। अलीगढ़ आंदोलन की यही सोच अब दो राष्ट्रों की नींव की ओर आगे बढ़ रही। 1911 बंगाल पुनर्गठन, भ्रम फैलाने का अगला कदम। 1905 में जिसे बांट दिया गया था, 1911 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को फिर से जोड़ा। कारण, अंग्रेजों को एहसास हुआ कि बंगाल विभाजन से कांग्रेस को और ज्यादा ताकत मिल गई है। लोग अब ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलने लगे थे। इसलिए ब्रिटिश सत्ता ने एक नया खेल खेला। उन्होंने कहा, देखो हम तुम्हारे साथ हैं, हमने गलत फैसला ले लिया है, मगर असली मकसद वही था, हिंदू मुस्लिम अविश्वास को जिंदा रखना। ब्रिटिश सत्ता चाहती थी कि यह जहर खत्म न हो, बस दिशा बदलता रहे। अब रुक करते हैं थोड़ा प्रथम विश्व युद्ध की ओर, जिसने न केवल यूरोप की नींव हिला दी, बल्कि भारत की राजनीति में एक ऐसी लहर पैदा की जिसने आने वाले वर्षों में स्वतंत्रता और विभाजन दोनों के बीज बो दिए। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को सिर्फ एक साम्राज्य का हिस्सा नहीं, बल्कि अपना सैनिक और आर्थिक गोदाम बना दिया था। लगभग 13 लाख भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना के लिए यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व भेजा गया। उनमें से कई लौट कर कभी नहीं आए और जो लौटे वे टूटे शरीर और टूटी उम्मीदों के साथ। गांव गांव से अनाज, सोना, पैसा और जवान निकलकर इंग्लैंड की जंग में झोंक दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने कहा, यह युद्ध आजादी के लिए है, पर सच्चाई यह थी कि भारत के हाथों में हथकड़ी और ब्रिटेन के हाथों में तलवार थी। भारतीय राजनीति ने एक नई सोच को जन्म दिया। इस युद्ध ने भारतीयों के भीतर एक नया सवाल जगाया, जब हमने खून और धन से ब्रिटेन का साथ दिया तो हमें क्या मिला? यही सवाल धीरे धीरे एक राजनीतिक ज्वालामुखी बना। ब्रिटिश नीति का छलावा। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन जारी किया। कहा गया कि भारत को धीरे धीरे स्वशासन दिया जाएगा, पर यह धीरे धीरे शब्द ही एक राजनीतिक जाल था। हकीकत में यह जनता की उम्मीदों को ठंडा करने का एक औजार था। 1916 का लखनऊ समझौता इसी संघर्ष का प्रतीक बना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर आए, मगर यह एकता टिक नहीं पाई, क्योंकि उसके नीचे अविश्वास की दरारें थी, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारी बहुत चालाकी से गहरा कर रहे थे। 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ तो भारत में महंगाई, बेरोजगारी और गुस्सा आसमान छू रहा था। भारतीय सैनिक जिनके लिए लड़ाई लड़ी, वही शासन अब काले कानूनों और अत्याचारों के साथ खड़ा था। ये वही पल थे जहां से भारत की राजनीति एक नए युग में प्रवेश कर रही थी, जहां आजादी अब सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जनता की पुकार बन चुकी थी। लेकिन इस पुकार के साथ साथ एक और साया उठ रहा था, विभाजन का साया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जानते थे अगर भारत एक रहेगा तो अंग्रेज कभी राज नहीं कर पाएंगे। गांधी जी का आगमन और सत्याग्रह की लहर। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। उनकी राजनीति किसी धर्म या पार्टी की नहीं थी, बल्कि सत्य और अहिंसा की थी। गांधी जी ने पहली बार सभी भारतीयों को एक मंच पर लाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सत्ता के लिए यह सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि अगर हिंदू और मुसलमान गांधी के नेतृत्व में एकजुट हुए तो डिवाइड एंड रूल की पूरी नींव हिल जाती। 1919 में तुर्की के खलीफा को हटाने के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों में गुस्सा था। भारत में भी यह गुस्सा भड़का और यहीं से शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने इसे एक शुभ अवसर के रूप में देखा। उन्होंने सोचा कि अगर हिंदू मुस्लिम मिलकर संघर्ष करें तो अंग्रेजों की जड़ें हिल सकती है। इसलिए उन्होंने खिलाफत और असहयोग आंदोलन को एक साथ जोड़ दिया। 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया। उनके द्वारा आंदोलन वापस लेना उस समय सही था या गलत, यह बहस अलग है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा पड़ा। मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहना शुरू किया कि हमारा इस्तेमाल हुआ है। कई मुसलमान नेताओं को लगा कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है
अंग्रेजों ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने इन भावनाओं को हवा देना शुरू किया। अब जो एकता की लौ जल रही थी वह धीरे धीरे अविश्वास की राख में बदलने लगी। 1924 से 1930 के बीच दो विचारों की टकराहट ने राजनीतिक गलियारा को गर्म कर दिया था। 1924 में अली बंधु ने राजनीति से दूरी बना ली, लेकिन उनके द्वारा बोई हुई धार्मिक राजनीति अब मजबूत हो चुकी थी। दूसरी ओर गांधी जी लगातार एकता बनाए रखने की अपील कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सत्ता का प्रचार मशीनरी जनता के बीच यह बात बैठा रही थी कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई जिसमें भारत के लिए संविधान का प्रारूप दिया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि इसमें मुसलमानों के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं है। और यहीं से उठी एक नई आवाज, हम हिंदुस्तान के नहीं, एक अलग राष्ट्र के नागरिक हैं। 1930 में इकबाल का टू नेशन थ्योरी का बीजारोपण हुआ। 1930 में मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद में दिए एक भाषण में कहा कि भारत के उत्तर पश्चिम में एक अलग मुस्लिम राज्य मुसलमानों के लिए आवश्यक है। यही वह ऐतिहासिक क्षण था जब दो राष्ट्र सिद्धांत का बीज बोया गया। इकबाल की ये सोच आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में तलवार बन गई। ब्रिटिश सत्ता मुस्कुरा रही थी क्योंकि उनका काम लगभग पूरा हो चुका था। उन्होंने वो कर दिखाया जिसका सपना वो 1857 के रिवोल्ट के बाद देखा था, एक ऐसा भारत जहां लोग एक दूसरे को ही अपना दुश्मन समझेंगे। 1909 से 1930 तक अंग्रेजों ने भारत की राजनीति, समाज और सोच तीनों को बांट दिया था। अब बारी थी उस बीज को फल में बदलने की, जहां दो राष्ट्र सिर्फ विचार नहीं बल्कि राजनीतिक मांग बन गए। 1930 के दशक का भारत आजादी का सपना अब पास दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ एक डर भी था। वह डर जिसे अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से बोया था। हिंदू और मुसलमान अब एक धरती के नागरिक नहीं बल्कि दो अलग कौमें कहलाने लगे थे, और इस सोच के केंद्र में था एक नाम, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना सेकुलर वकील से मुस्लिम राष्ट्र के प्रवक्ता तक। 20वीं सदी की शुरुआत में जिन्ना एक आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त वकील थी जिन्हें लोग हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मानते थे। कभी बाल गंगाधर तिलक के केस में वकालत करने वाले जिन्ना उस दौर में कांग्रेस के मंचों पर भी देखे जाते थे, पर 1920 के दशक के बाद उनका विश्वास टूटा। उन्होंने देखा कि भारतीय राजनीति अब संविधान और न्याय नहीं बल्कि भावनाओं से चल रही है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट को मुसलमानों के लिए अन्यायपूर्ण बताते हुए जिन्ना ने कांग्रेस से दूरी बना ली। यही वो पल था जब उन्होंने कहा, हम मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं और हमारा भविष्य एक स्वतंत्र पहचान में है। 1930 के बाद अंग्रेजों ने महसूस किया कि कांग्रेस अब बहुत मजबूत हो रही है, इसलिए उन्होंने पर्दे के पीछे एक नई राजनीतिक चाल चली। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दो। 1932 के कम्युनल अवार्ड में ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों, दलितों, सिखों और ईसाइयों के लिए अलग अलग चुनावी सीटें तय कर दी। कहने को ये रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन असल में ये डिवीजन इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी था। हर समुदाय अब खुद को अलग मानने लगा। सवाल अब ये नहीं था कि भारत आजाद होगा या नहीं, बल्कि किसके भारत में कौन रहेगा। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यह अंग्रेजों की सबसे बड़ी चाल थी। 1935 का कानून भारत के लिए एक संविधान जैसा दिखता था, लेकिन इसके भीतर छिपी थी फूट की राजनीति। ब्रिटिश जानते थे कि भारत के सूबे अगर धार्मिक आधार पर सोचेंगे तो केंद्र कभी मजबूत नहीं बनेगा। इस एक्ट ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी, मतलब हर प्रदेश का अपना शासन, और यहीं से शुरू हुआ खेल धार्मिक प्रदेशों का। मुस्लिम लीग ने इस मौके को तुरंत भांप लिया। उन्होंने हर मुस्लिम बहुल प्रांत में उम्मीदवार उतारे। ब्रिटिश के लिए यह एक सुनियोजित प्रयोग था, जहां आजादी की राह पर चलने से पहले ही भारत को धार्मिक सीमाओं में सोचने पर मजबूर कर दिया गया। 1937 का चुनाव और जिन्ना का पुनर्जन्म। 1937 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने अधिकतर प्रांतों में जीत हासिल की, लेकिन मुस्लिम लीग लगभग न के बराबर सीटें ला पाई, और यहीं से मोहम्मद अली जिन्ना का रूपांतरण शुरू हुआ। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने प्रांतीय मुसलमानों की अनदेखी की है। यह साबित करता है कि मुसलमान कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। ब्रिटिश मीडिया ने इस बयान को उस समय हर कोने में फैलाया। अंग्रेजी अखबारों में सुर्खियां बनी, यानी जो चुनाव भारत को लोकतंत्र सिखाने वाला था वही विभाजन की भावना को स्थायी बना गया। मुस्लिम लीग की नई रणनीति, धर्म नहीं डर बेचो। 1937 के बाद जिन्ना ने खुली राजनीति की दिशा ही बदल दी। अब उन्होंने मुसलमानों से सीधा संवाद शुरू किया। आपको कांग्रेस पर नहीं खुद पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने धार्मिक नेताओं, पत्रकारों और छात्रों तक पहुंच बनाई। हर जगह एक ही बात दोहराई जाने लगी, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मुसलमानों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। ब्रिटिश अफसर इस पूरे अभियान को परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे थे। खुफिया फंड से लीग के समाचार पत्रों को सहायता मिलती थी और स्थानीय अफसर मुसलमानों को लीग मीटिंग्स में बुलाते थे। यह वही दौर था जब पाकिस्तान शब्द पहली बार कानों में गूंजने लगा। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध और जिन्ना का गोल्डन चांस।
सितंबर 1939 ब्रिटेन ने बिना भारतीय नेताओं से पूछे भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया। यह जिन्ना के जरिए एक सुअवसर था। उन्होंने कहा, देखो, कांग्रेस सत्ता में नहीं रह सकती क्योंकि वह सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। ब्रिटिश सरकार ने भी यही नैरेटिव को आगे बढ़ाया। अब हर रिपोर्ट, हर भाषण में लिखा जाता था, टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। यानी ब्रिटिश सत्ता ने भारत को दो आत्माएं तय कर दी थी। जिन्ना की राजनीति का असली चेहरा बना ब्रिटिश शतरंज का मोहरा। जिन्ना अक्सर कहते थे कि मैं मुसलमानों के हक के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह थी कि उनके कई कदमों को ब्रिटिशर्स द्वारा अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता था। वो जानते थे कि भारत एक राष्ट्र बन गया तो ब्रिटिश साम्राज्य की सारी चालें मिट जाएंगी। इसलिए उन्होंने पीछे से हर वो स्थिति बनाई जहां हिंदू मुस्लिम बिगड़ते चले जाएं। उनकी राजनीतिक सभाओं में एक राष्ट्र दो धर्म नहीं चल सकते जैसी पंक्तियां बार बार गूंजने लगी। यह विचार धीरे धीरे जनता के मानस में भी बैठ गया। अब आजादी की परिभाषा ही बदल रही थी। हिंदू की आजादी और मुसलमान की आजादी दो अलग बातें मानी जाने लगी। 1940 लाहौर प्रस्ताव जब पाकिस्तान ने आकार लिया। मार्च 1940 लाहौर मैदान में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। उस अधिवेशन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे और उसी मंच से जिन्ना ने वह घोषणा की जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्व में दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं। उन्हें एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिकार मिलना चाहिए। यही था लाहौर प्रस्ताव, जिसे बाद में पाकिस्तान रिजोल्यूशन कहा गया। यहीं से वह सपना साकार होने लगा जो अंग्रेजों ने 1857 में देखा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि दो राष्ट्र हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस बयान पर कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा कि हम भारत के सभी वर्गों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। यानी चुपचाप जिन्ना के शब्दों को मान्यता दे दी गई। यह वही चुप्पी थी जो सबसे खतरनाक साबित हुई, क्योंकि इससे पहले पहली बार भारत की जनता को यह विश्वास होने लगा था कि शायद सचमुच दो राष्ट्र की बात सही है। 1930 से 1940 का यह दशक भारत की एकता के लिए सबसे भयावह समय था, जहां राजनीति, धर्म और सत्ता तीनों मिलकर एक ऐसे भविष्य की पटकथा लिख रहे थे जिसका अंत लहू से होने वाला था। 1940 से 1946 का वह समय जब आजादी की आड़ में भारत का बंटवारा लिखा जा रहा था, जहां गांधी, जिन्ना और नेहरू ब्रिटिश की त्रिकोणीय राजनीति का असली चेहरा सामने आने वाला था। यह वही दौर है जहां राजनीतिक चालें, धार्मिक दरारें और ब्रिटिश साम्राज्य की आखिरी साजिशें मिलकर एक ऐसा जख्म देती है जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में जहर घोलती है। कहते हैं आजादी किसी को मुफ्त में नहीं मिलती, और जब किसी राष्ट्र की आत्मा को ही बांट दिया जाए तो वो जीत नहीं, एक स्थायी दर्द बन जाती है। यह कहानी है उस विभाजन की जो भारत की धरती पर सिर्फ सीमाएं नहीं, इंसानियत को भी चीर गया। 1940 का लाहौर प्रस्ताव जिन्ना के द्वारा एक नए राष्ट्र की मांग की गई, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव कहा गया। वही जिन्ना जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाते थे, अब ब्रिटिश रणनीति के मोहरे बन चुके थे। ब्रिटेन जानता था कि अगर भारत एकजुट हुआ तो उनका साम्राज्य टिक नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने जिन्ना के भीतर उस अलगाव की आग को और हवा दी। ब्रिटिश अब अपने डिवाइड एंड रूल का खेल को आखिरी बार खेलना चाहते थे। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बातचीत में जानबूझकर भ्रम और गलतफहमी फैलानी शुरू की। कांग्रेस चाहती थी कि भारत एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में आजाद हो, लेकिन जिन्ना ने साफ कह दिया, हमारा भविष्य एक नहीं हो सकता। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड लिथगो और बाद में लॉर्ड बेवल हर बातचीत को इस तरह तोड़ते कि दोनों पक्षों में अविश्वास की बीज और गहरा होता जाए। 1942 में जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा तो उसका असली मकसद आजादी नहीं था, बल्कि भारत को आपस में बांटना था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम एकता के साथ स्वतंत्रता चाहते हैं, पर जिन्ना बोले, हम पहले अलग राष्ट्र की मान्यता चाहते हैं। इसी बीच क्विट इंडिया मूवमेंट ने पूरे देश में आग लगा दी। देश भर में आजादी की लहर उमड़ पड़ी, लेकिन उस आंदोलन में मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। ब्रिटिश सरकार का डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला काम कर गया। 1945-46 में ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ने को एग्री हो चुके थे, परंतु वे विभाजन की आग को इतना सुलगा चुके थे कि अब उसे शांत कराना काफी मुश्किल था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश सरकार कमजोर हो चुकी थी। लोगों की नजर अब आजादी की तारीख पर थी, परंतु जिन्ना और मुस्लिम लीग अब तक दो राष्ट्र सिद्धांत को जन जन तक पहुंचा चुके थे। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसमें भारत को एक संघीय रूप में आजादी देने की योजना थी। कांग्रेस ने इसे आखिरी मौका माना, पर जिन्ना ने इसे भी ठुकरा दिया।
जिन्ना अब एक ही बात कह रहे थे, या तो पाकिस्तान या फिर बर्बादी। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, वो दिन जब इंसानियत जल उठी। जिन्ना ने ऐलान किया कि आज हम डायरेक्ट एक्शन डे लेंगे, मतलब अगर पाकिस्तान नहीं मिला तो सड़कों पर उतर कर लेंगे। कोलकाता में वो दिन काला दिन बन गया, जब हजारों लोग मारे गए, मंदिर, मस्जिदें, घर सब राख हो गए। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून से हाथ रंग रहे थे और ब्रिटिश सरकार दूर से तमाशा देख रहे थे। भारत अब सिर्फ आजादी के लिए नहीं लड़ रहा था, अब वो अपने ही भीतर से टूट चुका था। 1947 का माउंटबेटन प्लान। जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बनकर आए तो उनके पास पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार थी। भारत को बांट दो ताकि दोनों देश कमजोर रहें। उन्होंने जल्दी जल्दी सीमा रेखाएं खिंचवाई। सिर्फ 5 सप्ताह के भीतर सर सिरिल रेडक्लिफ ने नक्शे पर लकीर खींच दी। बिना जमीन देखे, बिना लोगों को पूछे 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। पर इंसानियत का कत्ल पहले से ही हो चुका था। वो पल जब सरहदों ने इंसानियत को बांट दिया था। लाखों लोग रातों रात शरणार्थी बन गए। रेलगाड़ियां लाशों से भरी जाने लगी। गांव, परिवार, दोस्त सब एक लकीर के पार रह गए। एक माँ अपने बेटे को ढूंढ रही थी, एक बच्चा अपने पिता को पुकार रहा था, और गांधी, वो गांधी जो आजादी के नायक थे, अब सवालों में घिर चुके थे। क्या वो वही आजादी थी जो हमने कल्पना की थी? वो गांधी जो न बंगाल की आग को रोक पाए और न ही दिल्ली की नफरत को। 30 जनवरी 1948 को जब उन्हें गोली लगी तो मानो इतिहास ने खुद पर एक पूर्ण विराम लगा दिया। ये थी उस आजादी की कीमत जो हमें मिली तो जरूर, पर बांटी हुई धरती के साथ। लेकिन उसके पीछे छुपे जख्म इतने गहरे थे, इतिहास ने भी उन पर चुप्पी साध ली। कितने घर उजड़े, कितने सपने राख हुए, और कितनी सच्चाइयां कभी सामने ही नहीं आई। पर क्या आप जानते हैं, वो कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी और भी पन्ने बाकी हैं, ऐसे रहस्य जो आज तक किसी ने नहीं बताए। क्यों बटा था भारत? कौन थे वो लोग जिन्होंने एकता की नींव को तोड़ दिया? और आखिर किसके लिए खेली गई ये सबसे बड़ी साजिश? इन सवालों का जवाब मिलेंगे अगले भाग में, जहां सच और भी गहरा है और दर्द और भी सच्चा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इतिहास की वो सच्चाइयां कभी आपसे न छूटे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए एडुसेंस को, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, समझने की जरूरत है। धन्यवाद।